नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने संचार के प्रश्नों को लेकर पढ़ लिया था। संचार के प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने कर लिया था। यदि आपको सबसे पहले वाली कक्षा ध्यान है तो उसमें जो हमारा कक्षा कार्यक्रम था आपको याद आएगा कि हम लोगों को संचार पढ़ लेने के बाद में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रश्नों का अभ्यास करना था, है ना। थोड़ा सा कारण ये भी आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जैसे संचार में चीज़ें पढ़ कर आए हैं, आपने पढ़ा होगा, फिर हमने प्रश्नों का अभ्यास किया। उसके बाद में जब हम तकनीक आधारित संचार की बात करेंगे तो आईसीटी आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो वही आपके रिवीजन के लिए भी वो कक्षा कार्यक्रम था कि आप उस क्रम में रिवीजन अपना कीजिएगा जो भी स्रोत से आपने पढ़ाई की होगी अब तक। तो आज हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आईसीटी से। आपकी इकाई 8 है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें उन्हीं बिंदुओं पर, जैसे हमने पहले संचार के प्रश्नों का अभ्यास करते समय बात की थी कि भाई वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन बिंदुओं को चिन्हित करेंगे, उन पर बात करेंगे। आगे भी जो प्रश्न ऐसे होते हैं कि भाई एक प्रश्न ऐसा है जो पुनः पूछा जा सकता है, होता है ना। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका नेचर ही रिपीट होने वाला होता है। अभ्यास से हमें वही तो पता चलता है। फिर प्रश्नों को समझने के लिए, जो अभी वर्तमान समय में प्रश्न को समझना बड़ा चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमने पहले बात की इसको लेके कि अभी हमारी सारी लड़ाई पहले किस रूप में है कि हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए। पहले हमें सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को समझना है कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की, कुछ शब्दों विशेष पर ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा ही हम यहां भी करेंगे। आईसीटी में एक प्रश्न आप सामान्यतः देखेंगे शॉर्ट फॉर्म से पूछा जाता है। एक प्रश्न आप देखेंगे कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित शब्दावलियों को लेकर पूछा जाता है। एक प्रश्न आप देखेंगे कन्वर्जन को लेकर पूछा जाता है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ऐसे जनरली आप एक प्रश्न आईसीटी में देखेंगे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ा होगा। एक प्रश्न आपको सामान्यतः देखने को मिलता है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल से जुड़ा होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बिंदु हैं जो हर बार जहां से प्रश्न बनने को देखने को मिल रहा है। तो हम अभी अभ्यास करते समय भी ऐसा करेंगे। जो 2024 में अभी जो परीक्षा हुई थी, जो वापस से पुनः एग्जाम हुआ है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए उनको देखेंगे। फिर 2023 की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर 2022 की तरफ जाएंगे, फिर 21 की तरफ जाएंगे, जैसा पहले किया ठीक वैसा ही। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो ईमेल में मीडिया अटैचमेंट जोड़ने की अनुमति देता है कहलाता है। क्या पूछा है आपसे? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड के बारे में पूछा है जो ईमेल में मीडिया अटैचमेंट जोड़ने की अनुमति देता है। जैसे आप किसी को मेल करते हैं, अभी आप देख रहे होंगे पिछले कई बार से ईमेल से प्रश्न बन रहा था, है ना। जब ये इस एग्जाम को देने बच्चे गए थे, मैंने उस समय भी कहा था कि भाई ईमेल से हर बार प्रश्न बन रहा है। सीसी का प्रयोग, बीसीसी का प्रयोग बहुत व्यवहारिक रूप में करके देख लीजिएगा। परीक्षक क्या कर रहा है, सीसी और बीसीसी के ना प्रैक्टिकल यूज आपसे पूछ रहा है। वो घुमा फिरा के एक क्वेश्चन बनाता है कि इतने लोग हैं, इस व्यक्ति ने इतने लोगों को मेल किया, ये सीसी में है, ये बीसीसी में है, कौन किसकी ईमेल आईडी देख सकता है ना। तो ऐसे प्रश्न बन रहा था। अब इन्होंने इस बार क्या किया था, जो री एग्जाम हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया कि शॉर्ट फॉर्म के साथ में दे दिया। अभी जनरली ये प्रश्न कैसे बनता था कि आपसे पूरा एब्रीविएशन दे दी जाती थी और आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि ये शॉर्ट फॉर्म तो है, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि भाई एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो ईमेल में मीडिया अटैचमेंट जोड़ने की अनुमति देता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। अब इस प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें तो इसी प्रश्न में हमारे सामने दो प्रश्न आ जाएंगे। हमें दो चीजें सीखने को मिल जाएंगी। एक तो हमें इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हम ये सीख लेंगे कि एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो ईमेल में मीडिया अटैचमेंट जोड़ने की अनुमति देता है वो कौन सा होता है। बात समझ आ गई? जब आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने के क्रम में जो सही विकल्प है उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। जो अन्य 3 विकल्प है इनकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, नहीं पता होता है तो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए, पहला विकल्प हमको दिया है MIME, दूसरा DHCP, तीसरा HDMI। ये तो आपके लिए बहुत फेमिलियर होगा। HDMI पोर्ट आप देखते होंगे, HDMI केबल आप देखते होंगे, 19 पिन वाली वो, है ना। तीसरा है FTP। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। तो हमारा पहला टास्क है, हमारे सीखने के लिए क्या चीज है कि इन सब की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। आगे भी पूछा जा सकता है ये सवाल। अब एक इंटरनेट स्टैंडर्ड की बात करते हैं पहले, जो हमें ईमेल में, जैसे हम कोई फाइल, कोई इमेज हम अटैच कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हम अटैच कर देते हैं, कोई आप ये कह दीजिए हम ऑडियो या वीडियो अटैच कर देते हैं, जो हमें उस अटैच करने की, उस फाइल को या उस ऑडियो वीडियो को अटैच करने की या किसी एप्लीकेशन को अटैच करने की जो अनुमति देता है, जो एक मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो क्या है, हमें ये जानना है। ठीक है, उसको बोला जाता है MIME। सही जवाब है इसका MIME। अब आपको इसकी MIME की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, इन चारों की ही फुल फॉर्म आप साथ साथ लिख लेंगे। यदि जानकारी नहीं है तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी सी बात हम कर लेंगे कि ये MIME है क्या। समझ आई होगी बात। तो पहले आप MIME की फुल फॉर्म यदि लिखेंगे तो लिख लेंगे मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे आपने, जब आप पढ़ रहे होंगे पुस्तक से, किसी भी पुस्तक से आपने ICT का अध्ययन किया होगा, तो आपने एक पढ़ा होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, SMTP। आपने एक ये पढ़ा होगा, आपके पास पढ़ने को मिलता है पुस्तकों में, हर पुस्तक में मिल जाएगा। और पहले SMTP की फुल फॉर्म भी पूछी गई है आपकी परीक्षा में ही। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ही ये MIME एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार है, जो इंटरनेट उपयोगकर्ता को, जो यूजर को इमेज अटैच करना, ऑडियो वीडियो अटैच करना या एप्लीकेशन भेजना, अटैच करना, इसकी परमिशन देता है, इसकी अनुमति देता है। ठीक है, तो क्या है ये, एक SMTP का ही एक एक्सटेंशन है। क्या हुई इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म हुई मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ध्यान रह जाएगी बात। दूसरा DHCP, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है एक नियमों का समूह। आप कई बार ये सुनते होंगे कि ये हमारे प्रधानमंत्री या ये हमारे इस एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या अमुक नेता इस व्यक्ति से मिले प्रोटोकॉल को तोड़कर। अखबार में, न्यूज में सुनने को मिलता होगा कि ये मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर इनसे मिले। तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं और जब उन सारे नियमों का एक समूह है, उस नियमों के समूह को बोल देते हैं प्रोटोकॉल। बात समझ आ गई? जैसे कोई विद्यालय है, हम ये कह दें कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में समय पर उपस्थित होना, विद्यालय के अंदर समय पर प्रवेश लेना एक नियम है। उसके बाद गेट बंद हो जाएंगे। गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में किसी के लिए भी गेट ओपन नहीं होगा। ये क्या हुआ? नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कर दिया कि भाई विद्यालय में एक निश्चित निर्धारित एक वेशभूषा है, उस वेशभूषा में ही आना पड़ेगा। ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। एक नियम ये हो गया। ठीक है, हम ये कह दें कि बाल रखने को लेकर हो गया, या जूते कैसे होंगे ऐसा हो गया, वाहन कौन से लाए जा सकते हैं ये कोई नियम हो गया, गैजेट का कौन से का प्रयोग हो सकता है ये एक नियम हो गया। जब हम इन सारे नियमों का एक ग्रुप बना देंगे, एक समूह बना देंगे, तो हम कह देंगे ये प्रोटोकॉल हैं। इनमें से किसी का भी उल्लंघन है तो आपने क्या किया? प्रोटोकॉल को तोड़ा है। ये स्कूल का प्रोटोकॉल हो गया। आप देखेंगे हर जगह के, हर स्थान के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। जब हम उन नियम कायदे कानूनों को एक जगह रख देते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो प्रोटोकॉल कहलाता है। ध्यान रह जाएगी बात। तीसरा HDMI। HDMI पोर्ट आपने देखे होंगे, आपके पास लैपटॉप हो,
डेस्कटॉप हो उसमें देख लीजिएगा। एक HDMI आप केबल भी लगाते होंगे, आप उसको देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि एक 19 पिन वाली केबल है, एक पोर्ट आपको दिखाई दे जाएगा कुछ इस तरीके का, उसमें ऐसे ऐसे करके कुछ पिन होती हैं, है ना। उसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो ऑडियो वीडियो वो भेजने वाली अनुमति देता है, ठीक है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। FTP लिख लेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि फाइलों को भेजने से संबंधित, स्थानांतरित, ट्रांसफर करने से संबंधित नियमों का समूह क्या कहलाता है? FTP कहलाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। उम्मीद की जाए कि सारे आसानी से समझ में आए होंगे। इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा और लिख के रख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। जब जब आप किसी, मान लीजिए टर्म्स आती हैं, है ना, कुछ शब्दावलियां हैं कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ी हुई, कंप्यूटर के पार्ट्स से जुड़ी हुई, उनको एक जगह लिख लीजिएगा। कुछ जो संक्षिप्तियां मिले, जो एब्रीविएशन मिले, शॉर्ट फॉर्म मिले, उनको एक जगह लिख लीजिएगा। आप पाएंगे कि जैसे ही आप अभ्यास करेंगे ना, और आपने अभ्यास कर लिया मान लीजिए 200-250 प्रश्नों का ICT के, जनरली आप पाएंगे उन्हीं में से कोई शॉर्ट फॉर्म आपको परीक्षा में मिल जाएगी, आपसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे मैं इनमें से बात करूं, FTP पूछा जा चुका है, HDMI तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। हमने MIME को लेकर बात की तो मैंने आपसे कहा जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो पहले पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया SMTP की फुल फॉर्म को, तो ये आगे रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। तो सही जवाब क्या हो गया? MIME। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिगम समय एक्सेस टाइम को लेकर है के संदर्भ में सबसे धीमे से सबसे तीव्र, सबसे धीमे से सबसे तीव्र के रूप में श्रेणीबद्ध कंप्यूटर घटकों के सही क्रम की पहचान कीजिए। CPU, कैशे, रैम, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में, या OD, ऑप्टिकल ड्राइव। आपसे पूछा गया है इनमें से सबसे अधिक गति किसकी है, सबसे कम गति किसकी है। ये प्रश्न आप देखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अभी हम आगे अभ्यास करेंगे तब भी आप पाएंगे ये प्रश्न कई बार आपके सामने आएगा, और ये प्रश्न कई तरीके से बन जाता है। सबसे धीमे से सबसे तीव्र, इस प्रश्न को पलट दीजिए, सबसे तीव्र से सबसे धीमी गति, ठीक है। कई बार क्या होता है, केवल 3 विकल्प दिए गए हैं, कूट वाला प्रश्न है 1 2 3 ऐसा ही, और आपसे पूछा है इनमें से आपको बताना है कि भाई सबसे तेज गति किसकी है और धीमे की तरफ बताना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि 4 विकल्प दिए गए और आपसे पूछा गया कि इनमें से सबसे अधिक गति किसकी है या सबसे कम गति किसकी है, ठीक है। आगे भी ये प्रश्न आपको दिखेगा कि रिपीट हो रहा है। बात समझ आ गई? तो यदि आप इसमें देखें, हमसे पूछा है सबसे धीमे से सबसे तीव्र, यदि आप CPU, कैशे या रजिस्टर्स की बात करेंगे तो उसकी गति सर्वाधिक है ना, उसकी गति सर्वाधिक है। हमसे पूछा है सबसे धीमे, तो सबसे धीमे पूछा गया, इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम CPU, कैशे की बात करें या CPU रजिस्टर्स की बात करेंगे तो ये सबसे अंत में आएगा, ये सबसे अंत में आएगा, यानी कि ये तो सबसे लास्ट में 4 विकल्प है तो ये चौथे नंबर पर आएगा, एक सबसे बाद में आएगा, क्योंकि सबसे धीमे से सबसे तीव्र जाना है, ये सबसे तीव्र है इन चारों में, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। इस सबसे लास्ट में एक किस में है, इसमें ये, बस बाकियों में है नहीं। बात समझ आ गई? यानी कि सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? A। हमें अपना सही उत्तर मिल गया, लेकिन हम बाकियों के बारे में बात करेंगे। सबसे धीमे से सबसे तीव्र, अब देखिए जैसे दूसरा विकल्प है 1 2 3 4, ये किस क्रम में दिया है? ये दिया गया है सबसे तीव्र से सबसे धीमे क्रम में। जैसे इसकी गति सबसे अधिक है, उसके बाद इसकी गति है, उसके बाद इसकी गति है, और इसकी गति सबसे कम है। OD की, ऑप्टिकल ड्राइव की गति सबसे कम है, ये हमको इसने जस्ट ऑपोजिट कर दिया। यानी कि यदि प्रश्न होता सबसे तीव्र से सबसे धीमा, तो ये विकल्प हमारा सही होता। बात समझ आ गई होगी यहां तक की? यानी कि इसका सही जवाब क्या हो गया? ये सबसे लास्ट में, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि ऑप्टिकल ड्राइव सबसे पहले, क्योंकि सबसे धीमी गति इन चारों में ऑप्टिकल ड्राइव की है, फिर SSD की है,
फिर रैम की है, और सीपीयू कैशे, सीपीयू रजिस्टर्स, आपको ये लिखा मिलेगा प्रश्नों में कई जगह, वो सर्वाधिक है। बात समझ आ गई? ये प्रश्न भी रिपीट होने वाला है। मैंने कहा आपसे कि ये प्रश्न आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा, कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, हम आगे अभ्यास करेंगे तो हमारे सामने ही 3 बार कम से कम ये प्रश्न आ जाएगा। हर बार लगभग पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इनको लिख लेंगे, ये ज्यादा उचित रहेगा। इनको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या हुआ हमारा? ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी या शब्द और उसका पूरा नाम सही रूप से सुमेलित नहीं है? किस पर ध्यान देना है? सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इन 4 विकल्पों में से कोई 3 विकल्प ऐसे हैं जो सही सुमेलित हैं, और कोई एक विकल्प ऐसा है जो सही रूप से सुमेलित नहीं है। यही हुआ, इस पर ध्यान देना है नहीं पर। ठीक है, पहला कहता है लैन, लैन की आपको दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, सही है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी सही है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी सही है। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। यहां क्या दिया हुआ है? वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल नहीं होता, क्या होता है? प्राइवेट। गेम आदि डाउनलोड करने के लिए बच्चे वीपीएन का प्रयोग करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो एक आभासी निजी नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि सही रूप से सुमेलित कौन सा नहीं है? वीपीएन। हमको क्या दिया हुआ है? वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क दिया हुआ है, जबकि होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ध्यान रह जाएगी बात। सही जवाब क्या हो गया इसका? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन प्रासंगिक है या है? पहला, पारंपरिक कंप्यूटिंग में डाटा बाइनरी डिजिट्स में दर्शाया जाता है, 0 और 1 जो हम कहते हैं द्विधारी पद्धति, 0 और 1 जो प्रश्न भी बनता है अभी। जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में डाटा क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स में दर्शाया जाता है। हाँ ठीक है, ये बात क्यूबिट्स ज्यादातर लिखा मिलता है। जब आप किसी भी स्रोत से पढ़ेंगे तो जनरली क्यूबिट्स लिख देते हैं, क्वांटम बिट्स का मतलब हुआ। ठीक है, वो सही है। दूसरा, गतिविधि का पता लगाने में सक्षम हाथ में पहनी जा सकने वाली युक्ति जो चले गए कदमों की संख्या और हृदय की धड़कन की दर जैसे डेटा को मापती है, वह वाईमैक्स का एक उदाहरण है। अब हमें क्या समझना होगा? हमारे सामने वाईमैक्स एक नया शब्द आया, ये हमें जानना होगा वाईमैक्स क्या है। चलिए, तीसरा, नोड्स का संग्रह। तो हमें नोड जानना होगा क्या होता है। नोड्स का संग्रह जो पर्यावरणीय संवेदन, लोकल कंप्यूटेशन और अपने समकक्ष या अन्य उच्च निष्पादन वाले नोड्स के साथ संचार करने में सक्षम होता है, उसे जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। समझ पाए यहां तक की बात? ये कहा है। हमें अभी तक ये पता चला कि हाँ, ये वाला तो ठीक है कि भाई पारंपरिक कंप्यूटिंग में जो डाटा है वो बाइनरी डिजिट्स में 0 और 1 की भाषा कंप्यूटर समझता है। लेकिन जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो उसमें जो डाटा होगा, या उसमें हम ये कह देंगे कि उसमें क्वांटम बिट्स कह लीजिए, या जनरली क्यूबिट्स लिखा रहता है, क्यूबिट्स में डाटा दर्शाया जाता है। ये बात एकदम ठीक है। अब हमारे सामने आया एक तो वाईमैक्स, ये हमें समझना है पहले क्या होता है, फिर हम जीआईएस को लेकर समझेंगे, और एक हमें नोड समझना है, नोड क्या होता है। ये 3 चीजें इसमें हमें समझनी है, सीखनी है। पहले वाईमैक्स को लेकर बात कर लेते हैं। वाईमैक्स क्या है? इसमें जो इन्होंने ये विकल्प बनाया, ये बनाया जैसे हम जो स्मार्ट वॉच पहन लेते हैं या स्मार्ट बैंड का हम प्रयोग करते हैं आजकल तो रिंग भी आने लगी है, उनका प्रयोग करते हैं कि भाई आप कितना देर सोए, डीप स्लीप कितनी थी, कितनी बार उठे, कितने कदम आप चले, वो सारी चीजें वो डाटा स्टोर करता है, आपको बताता है। ठीक है, वाईमैक्स क्या है? वाईमैक्स एक आप कहिए दूर संचार तकनीक है, वो सिस्टम को वायरलेस कनेक्ट करती है। बात समझ आ गई? सिस्टम को। यहां किसकी बात हो गई? ये कह रहा है कि एक गतिविधि का पता लगाने वाली या हाथ में पहने जा सकने वाली एक डिवाइस है, जबकि ये क्या है? ये सिस्टम को वायरलेस कनेक्ट करने वाली एक दूरसंचार तकनीक है।
बात समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गलत हो गया, दूसरा तो गलत हो गया। फिर तीसरा बात करें, नोड को लेकर समझें। नोड क्या है? आप कहिए नोड एक कंप्यूटर है जो सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए बाकी कंप्यूटर्स के साथ मिलकर, या आप कहें अन्य कंप्यूटर्स के साथ मिलकर काम करता है, कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। एक शब्द इसमें आया GIS, GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIF क्या होता है? भौगोलिक रूप से संदर्भित सूचना के सभी रूपों को कैप्चर करने, उन्हें पकड़ने, आप कह लीजिए कैप्चर करने, मैनेज करने, या आप कहें प्रबंधित करने, उनका एनालिसिस करने, उनको डिस्प्ले करने, विश्लेषण करने में, उनको प्रदर्शित करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को वो इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है। हमें इससे भी समझ में आ जाना चाहिए। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो भौगोलिक रूप से संदर्भित सूचना के जितने भी रूप हैं उन सभी को कैप्चर करता है, प्रबंधित करता है, विश्लेषण करता है, उनको प्रदर्शित करता है, उसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को इंटीग्रेट करता है। बात समझ आई यहां तक की? जबकि यहां क्या है, यहां चीजें विपरीत है। उसने कहा कि नोड्स का संग्रह जो पर्यावरण संवेदन, लोकल कंप्यूटेशन और अपने समकक्ष या अन्य उच्च निष्पादन वाले नोड्स के साथ संचार करने में सक्षम होता है, उसे क्या कहते हैं? GIS कहते हैं। जबकि GIS का काम क्या है? जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो उनको मैनेज भी करेगा, कैप्चर भी करेगा, उनको उनका विश्लेषण भी करेगा, उनको प्रदर्शित भी करेगा। जबकि ये उनके साथ संचार करने की बात है, यानी कि ये क्या हुआ? गलत हो गया। इस पूरे प्रश्न में आपको ये जो बिंदु था क्यूबिट्स वाला वो ध्यान रखना है। वाईमैक्स के बारे में केवल एक चीज ध्यान रख लीजिए कि वाईमैक्स क्या है? एक दूर संचार तकनीक है जो सिस्टम को वायरलेस कनेक्ट करती है। ध्यान रह जाएगी बात। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ही सही है, बाकी दोनों गलत हैं, तो केवल एक सही है। सही विकल्प हमारा क्या हो गया? ए। सही विकल्प क्या हुआ? ए। केवल एक सही है। ध्यान रहेगी बात। चलिए अगला प्रश्न देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किए। एक तरफ साइबर आक्रमण दिया गया है, दूसरी तरफ उसका विवरण दिया गया है। साइबर आक्रमण में स्पाईवेयर है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है और फार्मिंग है, ये दिए गए हैं। ठीक है, ये स्पाईवेयर का मतलब क्या हुआ? ये स्पाई धन जमा सॉफ्टवेयर। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करना। और सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम तैयार कर दिया गया जो उस काम को करेगा। तो जासूसी करने वाला एक प्रोग्राम आप कह लीजिए स्पाईवेयर। फिशिंग के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, जामतारा वो सीरीज देखी होगी, कि आप किसी भी यूजर से उसकी जो निजी जानकारियां हैं, जो उसकी व्यक्तिगत जानकारियां हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कि आप उसको लुभाते हैं या आप उसको अपनी किसी फेक वेबसाइट पर ले जाते हैं, किसी लिंक पर क्लिक करवाते हैं ना, वो क्या है? वो फिशिंग ही है। ठीक है। रैंसमवेयर क्या है? कि आपने किसी के डाटा को बंधक बना लिया। जैसे मान लीजिए स्पाईवेयर है, जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, किसी के निजी कंप्यूटर तक आपने इसको पहुंचा दिया। मतलब किसी भी एक अनधिकृत व्यक्ति ने किसी के सिस्टम तक अपना एक स्पाई भेज दिया, एक जासूस भेज दिया उसके सिस्टम में। अब वो क्या करेगा? उसकी जो निजी जानकारियां होंगी, जो डाटा होगा, उस डाटा को कैप्चर करके अपने बॉस को पहुंचाएगा। और उसके बॉस को कुछ ऐसी जानकारियां मिल जाए कि भाई जो उसकी निजी जानकारियां, जिससे उसका बहुत नुकसान हो सकता है, उन जानकारियों को छोड़ने के बदले, उस सिस्टम को छोड़ने के बदले वो यदि उससे पैसे मांगने लगे, रैंसम की डिमांड करने लगे, तो क्या हो गया? एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जो रैंसम के लिए किसी के डाटा को बंधक बना सकता है। ध्यान रहेगी बात, कोई मुश्किल नहीं। फार्मिंग को लेकर समझ लीजिए। फार्मिंग भी एक तरीके से आप कुछ कुछ मिलता जुलता फिशिंग जैसा है, कुछ कुछ मिलता जुलता फिशिंग जैसा है। साइबर अटैक में आप ये सारी चीजें पढ़ते होंगे कि एक यूजर है, उस यूजर की आपको व्यक्तिगत निजी जानकारियां जो उसके कंप्यूटर में है वो चाहिए। उसके लिए आप उसे क्या कर देते हैं?
उसे अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने के लिए उसे आप कोई फेक कोड भेज देते हैं, उसे कोई आप गलत इरादे से कोई एक फेक कोड भेजते हैं, उसको डाउनलोड करवा देते हैं। जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने वाला आता था, सबके पास ये मैसेज आए होंगे कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास ये आपका काम हो जाएगा। वो सारी चीजें, वो क्या है, फार्मिंग कहलाता है। बात समझ पाए? तो इसके जो विकल्प है आगे दिए गए होंगे, लेकिन हमें समझना है तो हम पहले एक एक को यहां मिलान कर लेते हैं, फिर आगे उसको समझ लेंगे। स्पाईवेयर को पहले समझते हैं। उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट पर लुभाने के लिए एक ईमेल भेजना। इसकी बात हमने की, ये क्या है, ये तो फिशिंग है। ये क्या है, ये तो फिशिंग है, समझे। दूसरा, उपयोगकर्ता को उनके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें फर्जी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट पुनर्निर्देशित करने हेतु गलत इरादे से भेजे गए कोड को डाउनलोड करना। इसके बारे में हमने बात की कि ये क्या हो जाएगा, ये तो फार्मिंग की बात हो गई। अभी हमने बात की इसको लेकर, तो ये किसका हो जाएगा, फार्मिंग का। तीसरा, की प्रेसेस कुंजी दबाने, रिकॉर्ड करने और उसे तीसरे पक्ष को, थर्ड पार्टी को भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला की लॉगर। ये क्या है, ये है स्पाईवेयर। ये क्या है, स्पाईवेयर है। रैंसमवेयर, किसी उपयोगकर्ता के डाटा को बंधक करके रखना और प्रायः शुल्क लेकर उसे छोड़ना। पैसे मांगते हैं उसके बदले, छोड़ने के बदले। वो क्या हो जाएगा, आपने एक अमाउंट की मांग की। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे ना कि अपहरण हो गया, वो पुलिस वाले पूछते हैं कोई रैंसम कॉल आया क्या, कुछ मांग रखी गई क्या। ऐसे ही इसमें होता है कि आपके डाटा तक किसी की पहुंच हो गई, कोई ऐसा अनधिकृत व्यक्ति है, उसने आपके सिस्टम को हैक कर लिया है। अब वो क्या कर रहा है, आपसे पैसे की मांग कर रहा है। आप समय समय पर सुनते भी होंगे, खूब बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े संगठन का, संस्थाओं का सिस्टम ही पूरा हैक हुआ है। बात समझ आ गई। उसके बदले जब वो छोड़ने के बदले पैसे की मांग करते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, रैंसम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके विकल्प आगे दिए गए होंगे, हम देख लेते हैं। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है। तो सही विकल्प हमारा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। सही विकल्प हमें क्या मिल गया, पहला ए। सही विकल्प हमारा क्या हो गया, ए हो गया। कोई मुश्किल इस बात को समझने में नहीं आएगी। ये भी प्रश्न ऐसा है जो रिपीट होने वाला है। इन चारों को लेकर अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न कैसे आता है कि एक पूरा स्टेटमेंट होता है कि ये फलाना व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे कहीं उसके पसंदीदा किसी स्थान पर जाने का एक ऑफर दिया जाता है कि आपको लक्की ड्रॉ निकला है, आपको मुफ्त में यहां भेजा जाएगा, है ना। आपके पास भी कभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्राप्त हुआ होगा, मैं व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से बोल रहा हूं, आपके कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख की लॉटरी लगी है, उस लॉटरी को ले लीजिए, है ना। ये सब तो इनको थोड़ा सा साइबर अपराध जो हैं, जो पुस्तक से आपने पढ़ा होगा उसमें दिया गया होगा इनके बारे में, तो इनको थोड़ा सा बहुत, हम ये कहें कि थोड़ा सा इनके बारे में व्यावहारिक जानकारी अपने पास रखिएगा। ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपसे कहता है 3D प्रिंटर्स मुख्यतः CAD में उपयोग किए जाते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म हमारे सामने आ गई, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसको लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म को। CAD हमसे पूछ लिया, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो 3D प्रिंटर्स मुख्यतः कंप्यूटर एडेड डिजाइन में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा कथन, OLED में कुछ प्रकार की बैकलाइटिंग की आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन को प्रकाशित किया जा सके। ये आपसे OLED के बारे में, ये अभी नई चीज है, 2 वर्ष पहले से लगभग बहुत ज्यादा चलन में है। कई बार OLED भी बोला जाता है, OLED भी बोल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर LEDI, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना।
फिर आ गई OLED या OLED भी कई बार इसको कहते हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। 2022 में भी। अब तक क्या होता था, LCD की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई, LED की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई, जैसे CD और DVD की फुल फॉर्म हो, रैम और रोम की फुल फॉर्म हो, CPU की फुल फॉर्म हो, USB की फुल फॉर्म हो, HDMI की फुल फॉर्म है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो OLED की या OLED की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड जो आप LED की याद करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें O आ गया, उसका मतलब है ऑर्गेनिक। ठीक है। OLED में हालांकि ये और उत्तम है, मतलब जैसे और अच्छा आप ये कह लीजिए कि ये और अच्छा अनुभव OLED देता है, OLED देता है। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड में क्या है कि जैसे हम LED और LCD की बात करते हैं, तो इसमें LED और LCD डिस्प्ले के विपरीत में OLED में या OLED में हर एक पिक्सल के पास, हर पिक्सल के पास अपनी खुद की लाइट होती है। हर पिक्सल के पास अपनी खुद की लाइट होती है, जो कि LED में नहीं है, जो कि LCD में नहीं है। और साथ ही साथ हर एक पिक्सल जरूरत के हिसाब से बंद भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि यदि आप OLED की बात करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें आपको स्क्रीन में डीप ब्लैक मिल जाएगा, यानी कि ये बहुत शानदार कॉन्ट्रास्ट मिलता है इसमें। यदि आप इसमें किसी फिल्म में, वेब सीरीज में रात्रि का सीन देखते हैं तो आपको इसमें और बहुत शानदार अनुभव प्राप्त होगा। बात समझ आई? कभी समय मिले, खरीदना नहीं, लेकिन ऐसे ही एक बार वीडियो देख लीजिएगा उसका कोई, और अच्छे से व्यावहारिक जानकारी आपके पास रहेगी कि OLED क्या है, ठीक है, या OLED क्या है। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है ये, और आप कह लीजिए जैसे पहले LCD था, LED में थोड़ा और उत्तम अनुभव मिलने लगा और अच्छी गुणवत्ता मिलने लगी, OLED और उससे भी आगे है। जब हमने कहा कि हर पिक्सल के पास अपनी खुद की लाइट है जो जरूरत के हिसाब से बंद भी हो जाएगी। अब यदि रात्रि का सीन है, LCD और LED में आप क्या देखेंगे, पीछे भी प्रकाश दिखेगा, क्योंकि उसके हर पिक्सल के पास अपनी लाइट नहीं है। इसमें हर पिक्सल के पास अपनी लाइट है, तो जहां लाइट जलनी होगी वहां जलेगी, जहां लाइट नहीं जलनी होगी वहां नहीं जलेगी। तो जो रात के सीन होंगे, इसलिए इसमें डीप ब्लैक आपको मिल जाता है। ध्यान रह जाएगी बात। चलिए, अब इसमें इसने क्या कहा है, तो पहला कथन तो सही है कि हाँ 3D प्रिंटर्स मुख्यतः CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन में उपयोग किए जाते हैं, बात एकदम ठीक है। दूसरा, इसने कहा OLED में कुछ प्रकार की बैक लाइटिंग की आवश्यकता होती है। नहीं भाई, इसमें तो आवश्यकता होगी नहीं, है ना, जबकि क्या कह रहा है कि आवश्यकता होती है। LCD में हो सकती है, LED में हो सकती है, OLED में नहीं होगी, ताकि स्क्रीन को प्रकाशित किया जा सके। नहीं भाई साहब, उसके हर पिक्सल के पास अपनी एक लाइट है। समझ आ गई बात? यानी कि दूसरा कथन क्या हुआ, गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। सही विकल्प हमारा क्या हो गया, C हो गया। सही विकल्प हमारा क्या हो गया, C हो गया। कोई मुश्किल नहीं इस बात को समझने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में एक कथन दिया है जिसमें आपको दिया गया है कि 499 एक दशमलव संख्या है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिया गया है। दूसरे कथन में एक बाइनरी है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिया गया है, और आपसे फिर पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन हैं, दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथन में आपको ये सोल्व करके दिया गया है कि 499 डेसिमल वैल्यू की बाइनरी वैल्यू क्या है, ये है, और इस बाइनरी वैल्यू की डेसिमल वैल्यू क्या है, 93 है। बात समझ आ गई? यानी कि इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको इनकी डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल निकालना आना चाहिए। बात समझ आ गई? ये वो बिंदु है जो प्रत्यक्ष रूप से आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया। इसको लेकर हमने पहली कक्षा में बात भी की थी, लेकिन एक प्रश्न हर विषय में यहां से पूछा जा रहा है। जनरली पूछा जाता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए और बाइनरी से डेसिमल।
अभी पिछले 1-2 बार से 3 बार से क्या हो रहा है कि आपको 2 बाइनरी वैल्यूज दी जाती हैं और 2 बाइनरी वैल्यू दी गई, वो दोनों बाइनरी वैल्यू आपको जोड़ के बतानी है। बात समझ आ गई? तो पहले इसको समझ लेते हैं, यदि आपको आता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं। एक बार समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं। हम इनको दोनों को निकाल के देखते हैं। जैसे पहले हमको दिया गया है 499 की हमें बाइनरी वैल्यू दी गई है कि भाई ये आती है बाइनरी वैल्यू, तो उसको हम चेक कर लेंगे पहले निकाल के कि भाई ये बाइनरी वैल्यू जो दी गई है वो आती है कि नहीं, तभी तो पता चलेगा ये कथन सही है कि सही नहीं है। बिंदु स्पष्ट है? चलिए, जब आप इसका डेसिमल से बाइनरी निकालेंगे 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि डिवाइड करने के लिए संख्या कम ना हो जाए, ठीक है, 1 ना आ जाए जब तक। ऐसे मान लीजिए 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 निम 18, 1 बच गया, रिमेनिंग 1 बचा। चलिए फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, शून्य कुछ नहीं बचा, फिर 2 से 2 तिये 6, 2 एकम 2, फिर शून्य बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, 1 बच गया, फिर 2 से 2 तिये 6, फिर 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 बच गया। अब 1 है तो नहीं चल सकता है ना। आपने इन प्रश्नों को सीखा होगा तो जानते होंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ ये वैल्यू लिखी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार है 1, 5, फिर है 0 0 0 0 1 1, ये आती है बाइनरी वैल्यू। 1 2 3 4 5 0 0 1 1 सही आई है, ये तो सही है, ये तो सही हुआ है ना। या आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपको लगता है ये तो लेंदी है, तो अब आप क्या कर सकते थे, इस बाइनरी का डेसिमल निकाल के देख लीजिए, इस बाइनरी वैल्यू का डेसिमल निकाल के देख लीजिए। बाइनरी वैल्यू का डेसिमल आप कैसे निकालेंगे, बाइनरी वैल्यू का डेसिमल कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका तो आपको आता होगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो एक पारंपरिक तरीका है उसको करके देख सकते हैं, या एक शॉर्ट ट्रिक होती है उसको करके देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल दूसरे कथन पे जाएं। ये बाइनरी वैल्यू दी है, उसका डेसिमल ये है। यदि आपको लगता है डेसिमल से बाइनरी निकालना आसान है तो आप 93 का बाइनरी निकाल सकते हैं, वो भी ठीक इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। यदि हमें करना है तो हम इस प्रश्न को हल करके देख लेंगे। मान लीजिए हमें 93 डेसिमल वैल्यू है, उसका बाइनरी निकालना है, ठीक है। फिर ऐसे ही कीजिए, 2 से डिवाइड करते जाइए, 4 बार चला, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 इधर रिमेनिंग में आ गया, 1 इधर रिमेनिंग में आ गया। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, शून्य कुछ नहीं बचा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 1 बच गया, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचेगा। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो बाइनरी वैल्यू क्या आएगी, 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1, क्या दिया हुआ है 1 0 1 1 1 0 1, यानी कि ये भी सही है। इसका अर्थ हुआ ये भी सही है, दोनों कथन सही दिए गए हैं। या जो हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एक तरीका क्या है बाइनरी से डेसिमल निकालने का, वो देख लीजिए। बाइनरी से डेसिमल हम इसी को निकाल के देख लेते हैं, इसी को। एक तरीका क्या कहता है 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। एक तरीका क्या कहता है 2 इंटू 1 की पावर 0, फिर यहां आइए 2 इंटू 0 की पावर, आप 1 करते जाइए, मतलब टोटल ऐसे ही पावर बढ़ाते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, यदि वो निकल जाएगा यहां से डेसिमल वैल्यू। ये पारंपरिक तरीका है। यदि आप बात करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक को लेकर भी बात कर लेंगे। टू इंटू 1 है, 1 की पावर 2 है ना, 0 1 2, फिर आइए
2 इंटू 1, 1 की पावर 3, 3, फिर आइए 2 इंटू 1 की पावर 4, फिर 0 है, 2 इंटू 0 की पावर 5, फिर 1, ये 2 इंटू 1 की पावर 6। ये क्या है? ये एकदम पारंपरिक तरीका है बाइनरी से डेसिमल निकालने का, ये एक पारंपरिक तरीका है। इन सबको सोल्व करते जाइए और सोल्व करने के बाद में उन सबको जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा वो आपका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, हम करते क्या है जनरली, हम अपने गणित वाले ज्ञान का प्रयोग कर लेते हैं बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन में, ठीक है। उस गणित वाले ज्ञान के प्रयोग से थोड़ा सा बचना है हमें। थोड़ा सा बचना है कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां हमने देखा 1 है, यहां हमने देखा 1 है, अब उसके ऊपर पावर है 0, है ना। हमारे गणित के नियम क्या कहते हैं, ये सब 0 हो जाएगा। गणित का नियम हमारा क्या कहता है कि ये सब 0 हो जाएगा। जबकि यहां क्या है, ये चीज हम बाइनरी ऐड वाले में भी देखेंगे, एक चीज समझनी है वहां भी। जब हम आगे बाइनरी, दो बाइनरी ऐड करने के लिए आती हैं उसको समझेंगे तब, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पे अभी 0 है तो ये गणित वाला नियम लगा के 0 नहीं करना, ये क्या हो जाएगा 1। बात ध्यान रहेगी, यदि 1 के ऊपर 0 है तो वो 1 रह जाएगा। ये मत करना कि हमने उसको कर दिया तो वो 0 कर दिया गणित वाला नियम लगा के, नहीं। यदि 0 है, जैसे ये 0 है तो ये तो 0 ही रह गया। 1 की पावर 2 है, कितना आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो क्या ही फर्क पड़ेगा उससे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इन सबको सोल्व करने के बाद आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कोई मुश्किल इस बात को समझने में, इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी जो डेसिमल है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत, जैसे हमने 2 की पावर 0 करते चले गए, ठीक। ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसकी बता दूं थोड़ा सा, जो आपके काम परीक्षा में आएगी। 1 0 1 1 1 0 1। आप क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर 2 गुना करते करते लिखते हुए चले आइए। जिसके नीचे 0 है उनको जोड़ना छोड़ दीजिएगा, उनको नहीं ऐड करना है, उनको ऐड नहीं करना है बस। तब भी जो डिजिट्स आपके पास बच जाएंगी, जो जोड़ आपका आएगा वो आपकी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। कोई मुश्किल इस बात को समझने में, जैसे आप ये कहें कि हमने ये लिखा, जैसे हम इसके ऊपर क्या करें, 1 लिख दिया, 1 का 2 गुना करते जाइए, 2 4 8 16 32 और 64। यदि इधर और होते तो ऐसे ही करते, 64 का 2 गुना कर देते, 128 256 512 1024, जब तक भी होता। अब 0 कहां कहां है, यहां है, इसको छोड़ देंगे, यहां है, इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे। कौन सी वैल्यू, ये 64 है, फिर 16 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 1 है। 6 4 10 8 18 4 22 और 1 23, 3 2 कैरी में आ गया, 6 2 8 और 1 9, 93। ये तरीका है, ठीक। ऐसे ही आप क्रॉस चेक करने के लिए इस वाले को भी कर सकते थे, इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 1 1 1 1, इसको भी हम पारंपरिक तरीके से भी और फिर शॉर्ट ट्रिक जो है उससे भी करके देख लेंगे। फिर 00 और 11 है, ये बाइनरी वैल्यू है किसकी, 499 डेसिमल की। अब 5 बार 1 है, इसको भी हम यदि उस तरीके से करके देखें, चलिए दोनों से करके देख लेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी। ये है ना, शॉर्ट ट्रिक से भी करके देख लेंगे। और वैसे भी क्या दिया हुआ है, 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे करते जाएंगे। फिर 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर 0 है इंटू 2 की पावर 3, फिर
1 है इंटू 2 की पावर 4, पहले क्रम बदल दिया था, शायद गड़बड़ कर दिया था, 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 7, 1 इंटू 2 की पावर 8। कोई मुश्किल? बस ध्यान क्या रखना है कि जहां 0 है वहां 1 रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तरीका तो ये, आप इसको भी सोल्व करते जाइए। जैसे यहां क्या करोगे, 1 रह जाएगा, वहां भी हमने जैसे बात की, ठीक। इसमें यदि बात करेंगे 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 की पावर 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, ये 32, 64, 128, 256, 256, इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 499 आ जाएगा। सबको जोड़ के देख लीजिएगा कितना आ जाएगा आपका, 499 आ जाएगा। कोई मुश्किल? इसकी शॉर्ट ट्रिक से देख लीजिए, इसको शॉर्ट ट्रिक से करके देख लीजिए। 1 1 1 1 1, 5 बार 1 है, 0 0 1 1। क्या करना है, इसके ऊपर 1 2 4 8 16 32 64 128 256, यही है। जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ देंगे, इन सबको जोड़ दीजिए। अब आप यदि वहां देखें, 256 128 64 32 16 2 1, 256 128 64 32 16 2 1, यही बचा, यही बचेगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, 499 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा आपका, जोड़ के 499 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। जब आप परीक्षा में जाएं इसका प्रयोग कीजिएगा। कोई मुश्किल? एक बाइनरी ऐड करने वाला और आता है, उसको हम आगे देख लेंगे। तो इस प्रश्न के दोनों विकल्प सही हैं, यानी कि सही जवाब हमारा क्या हो गया, ए हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक में नहीं आएगी, ये समझ लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ा जा सकता है। थोड़ा सा इसका अभ्यास अधिक कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज रहे आपकी परीक्षा में। परीक्षा में कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज रहे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा, अन्यथा आप क्या करेंगे, समय अधिक लगा देंगे जितनी आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं प्रभा एक शिक्षा अधिगम प्लेटफॉर्म है जो डैश द्वारा प्रारंभ किया गया और यह 34 DTH चैनलों के माध्यम से 24/7 उपलब्ध है। किसके द्वारा? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया 2020 से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, शैक्षिक संप्रेषण के लिए कंसोर्टियम CEC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, ये आपने पढ़े होंगे। इसके बारे में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पढ़ा होगा, CEC के बारे में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पढ़ा होगा, AICTE के बारे में 2 जगह आप पढ़ते हैं। आप जब ICT पढ़ते हैं तो जो उच्चतर शिक्षा में डिजिटल पहले हैं वहां भी पढ़ते हैं, और जब आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली वाला बिंदु पढ़ रहे होते हैं तो वहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में एक तो आपको ये मंत्रालय ध्यान रखना है, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, अब शिक्षा मंत्रालय, पुनः शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा। पहले भी इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था, फिर बदल के 86 में शायद बदला गया था, बदल के क्या कहा जाने लगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2020 से क्या कर दिया, फिर से उसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा है। ठीक है, तो इसके अधीन है ये। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, 34 DTH चैनल हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ स्रोत में आप देखेंगे कि वो 32 है, इंटरनेट पे खोजने जाएंगे तो वो 70-80 तक संख्या दिखा देते हैं, कहीं भी कुछ भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहां 32 दिखे उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 34 है। पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, 34 चैनल सही उत्तर माना गया है। बिंदु स्पष्ट है? तो सही जवाब इसका क्या है, जो अब शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा एक शिक्षा अधिगम प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया और 34 DTH चैनलों के माध्यम से 24/7 उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन हमसे कहता है इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क संजाल, एक संजाल नेटवर्क कह लीजिए, और साइबर स्पेस संबंधों हेतु एक मॉडल प्रतिमान भी है। ठीक है, दूसरा कथन है इंटरनेट से समर्थित
वैश्विक अन्योन्य क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं शताब्दी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। अभी तो आप देखेंगे कि आईसीटी की वजह से बहुत अधिक इसका विस्तार हो गया है। आपको कोई भी कहीं भी रिपोर्टिंग करते हुए भी मिल जाएगा, है ना। अब उसका जो दायरा पहले सीमित होता था, अब उतना सीमित वो नहीं है, अब उसका दायरा बहुत विस्तार ले चुका है। अब सोशल मीडिया के इस समय में इंटरनेट की उपलब्धता आसानी से है, स्मार्टफोन की उपलब्धता आसानी से है, बजट में फ़ोन मिल जाते हैं सभी के लगभग। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंत से ही द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। तो पहला भी सही हुआ, पहली भी सही बात हुई, दूसरा भी कथन सही हुआ। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे कि एक मॉडल भी है, ठीक है, और एक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही हो गया, ये भी सही। दोनों कथन सही हैं, तो सही विकल्प क्या हो गया? ए विकल्प हमारा सही हो गया। कोई मुश्किल नहीं आएगी, सरल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल सुरक्षा के बारे में, ईमेल एन्क्रिप्शन या गोपन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहले थोड़ा सा किसके बारे में जान लेंगे? एन्क्रिप्शन के बारे में। आप जैसे व्हाट्सएप का प्रयोग आप करते होंगे, जब आप व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे जिस भी चैट को आप ओपन करेंगे उसमें सबसे ऊपर जाएंगे ना, स्क्रॉल डाउन करके सबसे ऊपर जाएंगे तो उसमें लिखा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब क्या है? एनक्रिप्शन का मतलब यही है गोपनीयता, गोपन। कि भाई एंड टू एंड, कि मान लीजिए कि इसमें बात करने वाला एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, तो जो चैट हैं, जितनी भी बातें इस चैट में हो रही हैं, ये केवल इन दोनों लोगों के मध्य में है। व्हाट्सएप भी इनको चैट को नहीं पढ़ सकता। ये है एनक्रिप्शन, ठीक है। देखा होगा पहले कुछ समय पहले, लगभग 1-2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले बड़ा विवाद हुआ था इस बात को लेकर कि किसी की चैट कैसे वायरल हो गई, किसी की चैट, व्हाट्सएप चैट कैसे लीक हुई। फिर व्हाट्सएप ने बकायदा वो एनक्रिप्टेड वाला बताया, सारी चीजें बताई कि एंड टू एंड है, इसमें हम भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो यही ईमेल के बारे में है। तो ईमेल के बारे में भी यदि ईमेल एनक्रिप्शन की बात करें कि ईमेल एनक्रिप्शन क्या है, तो वही भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, या जो लोग उसमें सीसी और बीसीसी में होंगे यही लोग पढ़ सकते हैं। स्वयं जिसकी भी सर्विस ले रहे हैं वो भी नहीं पढ़ सकता। आपके संदेशों तक उसकी भी पहुंच नहीं है। बात समझ आ गई? अब विकल्प देखते हैं। पहला, यह एक स्वप्रतिकृति प्रोग्राम है। स्वप्रतिकृति प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? जो अपनी ही एक कृति बना लेता है, रेप्लिका, अपनी एक और पोस्ट बना, जैसे अपना ही एक और बना लिया। जैसे रोबोट फिल्म देखी होगी, चिट्टी क्या करता है? अपने जैसे बहुत सारे बना देता है। वो क्या कर रहा है? स्वयं की ही कॉपी बना दे रहा है, वो स्वप्रतिकृति है। तो क्या एनक्रिप्शन एक स्वप्रतिकृति प्रोग्राम है जो ईमेल द्वारा विस्तृत हो सकता है? क्या ऐसा है? आप कहेंगे नहीं। दूसरा, यह संवेदनशील सूचना के संरक्षण के लिए ईमेल के संदेशों की विषय वस्तु को छद्मवेश धारण कर छिपाता है। हाँ, ये बात अभी तक ठीक है। तीसरा, इसमें उसी ईमेल पते को अनेक डुप्लीकेट को प्रेषित करना सम्मिलित है। जी नहीं, डुप्लीकेट नहीं, वो बहुत ज्यादा निजता के लिए, प्राइवेसी के लिए। ईमेल हेडर को परिवर्तित किया जाता है ताकि संदेश किसी अन्य से आया हुआ प्रतीत होता है, नहीं। तो सही जवाब क्या हो गया? बी। ये क्या करेगा? ये जो संवेदनशील सूचना है, जो निजी जानकारियां हैं, जो भी ईमेल में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, वो उसके कंटेंट को छिपाता है, ठीक है। यही क्या है? प्राइवेसी है कि भाई इन दोनों के अलावा ये चैट, ये संदेश कोई और नहीं पढ़ सकता। बिंदु स्पष्ट है? तो सही जवाब क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या कहता है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है MP3 संरूप फॉर्मेट को भंडारित एक संगीत WAV संरूप में भंडारित उसी क्लिप की तुलना में अधिक मेमोरी लेगा। पहले तो आप इनकी दोनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा, है ना, दोनों को ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा है कि MP3 है आपके पास कोई, और वही फाइल आपके पास WAV फॉर्मेट में हो, तो उसी क्लिप की तुलना में अधिक मेमोरी लेगा। यानी कि कह रहा है MP3 अधिक स्पेस लेगा WAV की तुलना में, ठीक है। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में आप देखिएगा एक MP3 भी देखिएगा, कोई गाना होगा,
उसके साइज को देखिएगा और जो WAV में है उसके साइज को देखिएगा। ठीक है। दूसरा कथन है MP3 फॉर्मेट में भंडारित संगीत फाइल्स WAV फॉर्मेट में भंडारित फाइल्स की तुलना में बेहद गुणवत्ता परक होती हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि MP3 में क्वालिटी अधिक है। ये दोनों कथन इसने क्या किए, विपरीत कर दिए। WAV फॉर्मेट अधिक स्पेस लेता है, WAV की क्वालिटी भी अधिक होती है। ठीक है, तो इसने क्या किया, दोनों कथन विपरीत दिए हैं, दोनों गलत दिए। यहां इसको देना था कि WAV अधिक जगह लेता है, यहां देना था WAV की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अधिक होती है। बात समझ पाए? जबकि इसने क्या किया, दोनों विपरीत दिए। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो जब दोनों गलत है तो सही विकल्प हो गया B। समझ आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन परिशुद्ध हैं? पहला, वेब 2.0 अपने उपयोगकर्ताओं के साथ बिना किसी अंतरक्रिया के, विदाउट इंटरेक्शन, एक साधारण स्थिर वेबसाइट है। ये तो फिर 1.0 की तरफ चले जाएंगे। 2.0 में तो क्या है, यूजर इंटरेक्शन कर सकता है ना, एडिट कर सकते हैं हम चीजों को, के नहीं कर पाते हैं, तो वो इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरा, वेब 2.0 मशीनों का उपयोग कर सूचना द्वारा व्यक्तियों को एक साथ अधिक निकट लाती है। हाँ, ये बात ठीक है। तीसरा, वेब 3.0 सूचना का उपयोग कर मशीनों को एक साथ अधिक निकट लाती है। बात ठीक है। यानी ये जैसे आप 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 तक जाएंगे तो ये क्या होगा, और उत्तम होते जाएगा। 5.0 तक आएंगे तो AI उसमें शामिल होने लगेगा, ये आगे तक बढ़ते जाएगा। ये प्रश्न भी रिपीट होने वाला है, पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। पहले 21-22 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला गलत है, ये विदाउट इंटरेक्शन वाली बात कर रहा है, बाकी दोनों सही हैं। यदि हम पहला हटाएं, केवल 2 और 3 सही हैं, तो सही विकल्प हमारा क्या हो गया, C। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा कि दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। बात समझ आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ है आउटपुट डिवाइस और उनका वर्णन है। जब आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर को पढ़ रहे होंगे पुस्तक में, तो आप पाएंगे आपको इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये दोनों के बारे में पढ़ना होता है। इनपुट का काम क्या है, कौन कौन सी होती हैं, मैं कक्षा में भी यही कहता हूं अक्सर कि आप इनके उदाहरण अच्छे से याद रखिएगा कि इनपुट का ये उदाहरण है, ठीक है, आउटपुट का ये उदाहरण है। ठीक है, इनपुट में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हैं और हमारी कमांड को लेकर, हमारे आदेश को लेकर उसको प्रोसेस करके वो जानकारी, सूचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो आउटपुट यूनिट होती हैं, आउटपुट यूनिट डायरेक्टली हमसे कमांड नहीं लेती, वो अपने OS से, वो कंप्यूटर से कमांड लेती है। ठीक है, यानी कि हम कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से, इनपुट यूनिट के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई कमांड देंगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके वो आउटपुट डिवाइस को भेजेगा। तो डायरेक्टली आउटपुट डिवाइस हमसे कमांड नहीं लेती, कंप्यूटर से लेती है। ठीक है, एक दिया आपको इंकजेट प्रिंटर, LCD स्क्रीन, LED स्क्रीन और लेजर प्रिंटर। आपको इन सब के बारे में जानकारी होगी, LED, LCD, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, सब के बारे में जानकारी होगी। इंकजेट में क्या होता है और लेजर प्रिंटर में क्या होता है। लेजर में आप कहेंगे भाई वो लेजर मसला हो जाता है, उसमें वो जो इंक है ना, वो जो पहले हाथ काले हो जाते थे प्रिंटर में, कभी एकदम से इतना काला पेज निकल के आ गया, उसको ओपन किया तो पूरे हाथ काले हो गए, ऐसे होता था। ये लेजर में नहीं है, क्योंकि लेजर में आप कहेंगे कि वो क्या है, वो विद्युत आवेशित वाला मामला आ जाता है कि वो जो विद्युत आवेशित एक पाउडर युक्त स्याही होती है उसको वो पेपर पर डालता है। बात समझ आ गई। जबकि इंकजेट की बात करेंगे तो वो क्या करता है, उस स्याही को जो प्रिंटर में हम डालते हैं या होती है, उसको वो कागज पर स्थानांतरित करता है। ठीक है, वहां क्या है, विद्युत आवेशित पाउडर युक्त है, ध्यान रह जाएगी बात। LCD और LED दोनों के बारे में, अब तो मैंने OLED के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दिया, तो इनकी बात कर लेते हैं। इसके भी विकल्प आगे होंगे, तो हमें तो चारों पता चल जाएंगे आसानी से, तो हम एक एक के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है,
सबसे पहले इंकजेट की बात करें, यहां कागज पर स्याही के बिंदु ठेलता है प्रोपल्स को, ठीक है। विद्युत आवेशित पाउडर युक्त, तो ये तो लेजर की बात हो गई। इंकजेट ये इसकी बात हो गई, ध्यान रहेगी बात। चलिए एलसीडी, पहले तो फुल फॉर्म ध्यान आनी चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, बात समझ आ गई। जैसे ही हम एलसीडी की बात करेंगे, उधर देखें सपाट पैनल डिस्प्ले जो तरल क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्रिस्टल्स की प्रकाश मॉड्यूलेशन विशेषताओं का उपयोग करता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, सपाट पैनल डिस्प्ले जो पिक्सल्स के रूप में प्रकाश उत्सर्जन डायोड्स के विन्यास का उपयोग करता है। बात ध्यान रहेगी। तो पहले का कहेंगे इंकजेट वाले प्रिंटर का, ए का 3 है, डी का 4 है, बी का 1 है और सी का 2 है, ठीक। तो ए का 3 किस किस में है, पहले वो देख लीजिए। ए का 3 केवल आपको 1 में मिला, ए का 3 केवल 1 में मिला। और इसी में हम देखेंगे तो क्या होगा, डी का 4 है, डी का 4 इससे ऊपर वाले में भी है, सी में भी है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, डी। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है डिजिटल हस्ताक्षर सेवा जिसे आधार प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया है कहलाती है। आधार प्लेटफॉर्म पर, ये चर्चा में भी था, इसको क्या बोलते हैं, ई साइन डेस्क बोलते हैं, ई साइन डेस्क बोलते हैं। 2023 में प्रश्न पूछा गया था, शुरुआत में मार्च 2023 का है। इसमें आप देखेंगे तो ये उस समय न्यूज में भी था, अखबार में भी इसके बारे में पढ़ने को मिल रहा था। तो ये प्रश्न बना, आगे भी बन सकता है हालांकि ये। अगला प्रश्न देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपसे कहता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन NMEICT की परिकल्पना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में की गई है। आप इसके बारे में पढ़ते हैं, आईसीटी पढ़ते समय भी और हायर एजुकेशन पढ़ते समय भी इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी मैं कक्षा में कहता हूं कि ध्यान रखिएगा, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बात समझ आ गई, तो ठीक है। इसकी परिकल्पना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में की गई है, ठीक है। क्या है ये, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा कथन है NMEICT ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत नौनिहालों एवं नवयुवकों हेतु आश्चर्यजनक लाभ प्रदान किए हैं। ये ना, इसका काम क्या है, देखिए यदि हम उसकी फुल फॉर्म को लेकर ही बात करें, इसे क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन है, किसके द्वारा है, आईसीटी के द्वारा है। तो ये क्या करेगा, विद्यालयों को आईसीटी आधारित करना, या वो कुछ डिजिटल पहल है उनको सुगम करना, उसके बारे में परामर्श करना, उन पर विचार करना, ये काम इसके हैं, ये सारे काम इसके हैं NMEICT के, ठीक है। जबकि डायरेक्टली ये लाभ की बात कर रहा है, तो दूसरा कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और जैसे ही हमने कहा कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो पहला क्या होगा, इसका सही विकल्प सी होगा। ध्यान रह जाएगी बात। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वेब 1.0, 2.0, 3.0 और 5.0 है, और उधर क्या है, वर्णन है इनका। जैसा प्रश्न अभी आपसे कुछ देर पहले हमने हल किया था, ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक वैसा ही है। जैसे हमने वेब 1.0 को लेकर बात की थी, तो वेब 1.0 क्या है कि भाई कोई भी सूचना या कोई चीजें लिख सकता है ना। 2.0 में क्या हुआ, ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ गया। 3.0 में क्या हुआ, मशीनें शामिल हो गई। 4.0 में इसका और उत्तम वर्जन देखने को मिला। 5.0 में क्या हुआ कि अब एआई वाली चीज आ जाएगी, इसमें अब इमोशंस वाली चीजें भी शामिल हो जाएंगी, भाव प्रवणता आप उसको कह सकते हैं। बिंदु स्पष्ट है। चलिए अब इसमें एक एक करके विकल्प देखिए। जैसे वेब 1.0 की यदि हम बात करें तो क्रिया एवं ज्ञान की क्षमता का लोकतंत्रीकरण, भावपूर्ण वेब विषय वस्तु निर्माण का लोकतंत्रीकरण, या सूचना अभिगम का लोकतंत्रीकरण। तो वेब 1.0 की बात है, 1.0 की, तो क्या कहेंगे, सूचना अभिगम का लोकतंत्रीकरण। जैसे हमने 5.0 को लेकर बात की, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें थोड़ा सा और भावपूर्ण कर दीजिए, तो ये हमें आसानी से पता चल गया। उसमें इमोशंस वाला
AI वाला एंगल और आप जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो A का पहले का हमको आसानी से पता चल गया 4 है। 2.0 में क्या देखेंगे, कंटेंट का उत्पादन और लोकतंत्रीकरण। 3.0 पे आएंगे, क्रिया एवं ज्ञान की क्षमता का लोकतंत्रीकरण, यानी कि A का 4 हुआ, B का 3 हुआ, C का हमारा 1 हुआ और D का हमारा 2 हुआ। तो सही जवाब हमारा क्या हो गया, A। सही जवाब क्या आया, A हो गया। ठीक है, ये प्रश्न आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। बिंदु स्पष्ट है, आगे बढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन मुक्त स्रोत ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निर्मित हुए हैं। ओपन सोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आप पाएंगे कि जैसे क्या होता है कि ओपन सोर्स उपलब्ध हैं, दो तरीके से चीजें होती हैं। एक होता है जिसके कोड में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, कोड में बदलाव किया जा सकता है। दूसरा होता है जिसके कोड में आप बदलाव नहीं कर सकते। दो चीजें होती हैं इसमें। तो यदि हम इसमें देखें तो हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं, मूडल, आरोग्य सेतु और स्काइप। स्काइप आप जानते होंगे, वो जो एक वीडियो पर बात करने के लिए आजकल व्हाट्सएप में ये विकल्प बहुत आसानी से उपलब्ध है। पहले स्काइप का प्रयोग होता था, जनरली पहले लोग स्काइप का प्रयोग करते थे। अभी क्या है, अभी तो व्हाट्सएप पे भी है, इंस्टा पे भी बड़ी ये सारी सुविधाएं हैं, बाकी जगह भी अब हो गई हैं आसानी से। तो अभी आप देखेंगे, इसलिए स्काइप का जो प्रचलन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। स्काइप का प्रचलन अभी कम हो गया है। तो इसने कहा है ओपन सोर्स, मुक्त स्रोत भी लिखा रहता है कई जगह, तो उसमें केवल आप स्काइप को हटा दीजिए, बाकी दोनों मूडल और आरोग्य सेतु इनको रख लीजिए। तो जैसे आपने तीसरा हटाया तो बाकी सब में तीसरा दिया गया है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ए, कि हम आरोग्य सेतु को भी और मूडल को भी उसमें शामिल कर लेंगे, ओपन सोर्स है। ठीक, यदि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना हो कि हम वो उदाहरण आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि हम किसके कोड में भी परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते हैं, जैसे स्काइप वाला एक है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उसके विस्तृत रूप से सुमेलित नहीं है। किस पर ध्यान देंगे आप, सुमेलित नहीं है, कौन सा सही से मिलान नहीं किया गया है। पहला यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस आइडेंटिफिकेशन होता है, सी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, डी जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, जेपीईजी, एमपीईजी, पीएनजी, इन सबको ध्यान रखिएगा ये सारे ध्यान रखिएगा। इसमें गलत क्या है, आरएफआईडी। आरएफआईडी क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है, जबकि इसने क्या दिया, इंफ्रारेड डिवाइस, तो ये गलत है, ध्यान रहेगी बात। यानी कि सही जवाब हमारा क्या हो गया, आरएफआईडी, ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में सही है। ब्लूटूथ का प्रयोग तो आपने भी किया होगा। अभी क्या है कि जब से वाईफाई की उपलब्धता आसानी से हो गई है, तब से हम देखेंगे कि ब्लूटूथ का प्रयोग तो एकदम नाम मात्र का रह गया है। उससे पहले भी क्या होता था कि कुछ एप्लीकेशंस आने लगे थे जो आप अलग से डाउनलोड करते थे, जिसमें आपको याद आएगा एक सर्वप्रिय होता था, सर्वप्रचलित होता था शेयरिट, शेयरिट होता था। अब तो क्या है कि हर कंपनी अपने मोबाइल में ही एक इनबिल्ट करके देते हैं शेयर करने वाली ऑप्शन। उसमें सेम कंपनी के दो मोबाइल होंगे तो आप देखेंगे उनका डाटा है बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है। ब्लूटूथ से पहले भी इंफ्रारेड आता था मोबाइल में, उसमें क्या करते थे, दो चोंच ऐसे मोबाइल के दोनों सिरे मिलाते थे, तब वो तेजी से ट्रांसफर होता था। ब्लूटूथ में भी वो ट्रांसफर होता है, लेकिन उसकी दूरी अधिक हो सकती है, 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर तक वो दूरी हो सकती है, लेकिन गति उसकी बहुत ज्यादा तेज होती नहीं है। इंफ्रारेड तेज है लेकिन ब्लूटूथ से कम है। ब्लूटूथ की इंफ्रारेड से तो अधिक है, वाईफाई से कम है, बात ध्यान रहेगी। तो अब हमसे ये प्रश्न बना है ब्लूटूथ को लेकर
ब्लूटूथ केवल लंबी दूरियों पर कार्य करेगा। पहली बात तो हमें उस शब्द को जोड़कर ही समझ लेना है। केवल दिया है कि ब्लूटूथ केवल और केवल लंबी दूरियों पर काम करेगा, नहीं। ब्लूटूथ की एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। आप अपने ये ईयरबड होंगे आपके पास, या ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला स्मार्ट बैंड होगा, या स्मार्ट वॉच जो आप पहनते हैं वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होती हैं। आप देखेंगे उसकी ना एक दूरी है कि भाई 8 मीटर तक के दायरे में है तो आप कनेक्ट रहेंगे। आपने अपना मोबाइल एक स्पीकर से कनेक्ट किया है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, उसमें भी आप देखेंगे कि उसके ना एक दायरा है, उसकी एक रेंज है। उसी रेंज तक में आप हैं तो ठीक है, जैसे उस रेंज से बाहर हुए तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि दूरी तो कम है। ये क्या कह रहा है? केवल और केवल लंबी दूरी। तो पहला इसमें गलत है। जैसे ही हमें ये पता चला कि पहला गलत है, कूट में देख लेते हैं। इसमें पहला दिया गया है, इसमें भी पहला दिया गया, तो ना तो ये होगा ना ये होगा, दो विकल्प हमारे हट गए। दूसरा देखते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से फाइलों का आदान प्रदान करते समय किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं होती। हाँ ये ठीक है, वायरलेस ही तो है ब्लूटूथ। आप ईयरबड कनेक्ट कर रहे हैं, स्पीकर से कनेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? वायरलेस है। तो दूसरा तो सही है। तीसरा, ब्लूटूथ आपको बिना हाथ लगाए एक मोबाइल फोन पर बोलने देता है। वही ईयरबड वाला उदाहरण देख लीजिए, एकदम ठीक हो जाएगी बात, सही हो गया। चौथा, आपके मोबाइल फोन से बिना वायर के ब्लूटूथ का उपयोग कर एक स्पीकर या संगीत बजाया जा सकता है। बजा सकते हैं। आप अपने स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं, वायर तो नहीं है वहां पे। ये क्या कह रहा है कि आपके बिना हाथ लगाए, ये आपके मोबाइल फोन से बिना वायर के ब्लूटूथ का उपयोग कर एक स्पीकर या संगीत बजाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी सही हो गया। पांचवा, फाइलें भेजते समय वाईफाई के उपयोग की तुलना में अंतरण की गति तीव्रतर होती है। नहीं, वाईफाई में गति तीव्र है, वाईफाई में स्पीड अधिक होती है। तो ये गलत हो गया, पांचवा भी गलत है। पांचवा इसमें है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही विकल्प क्या हो गया? केवल 2 सही, 3 सही और 4 सही। तो ये 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। सही विकल्प हमारा डी हो गया। सही विकल्प हमारा क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, आप में से तो शायद ही किसी ने इंफ्रारेड को देखा होगा। ब्लूटूथ का भी प्रयोग आपने जनरली डाटा ट्रांसफर करने के लिए तो नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि इजीली थर्ड पार्टी वो एप्स आने लगी थी, फिर मोबाइल में ही सिस्टम आने लगे और वाईफाई उपलब्ध हो गया तो वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी गति तो बहुत तेज है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दे, दूसरी तरफ है उनका विवरण। इधर है निजता, परिशुद्धता, संपदा और अभिगम्यता। अभिगम्यता को आप कह लीजिए एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसने निजता की बात की, गोपन की बात की, प्राइवेसी की बात की, परिशुद्धता की बात की, संपदा की बात की, यानी कि वेल्थ की ये बात कर रहा है, और एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा है। अब उधर विवरण देखते हैं। जैसे पहले निजता को लेकर देखें, परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डाटा संग्रहकर्ता का दायित्व। यदि वो परिशुद्धता की बात कर रहा है तो परिशुद्धता वाला तो यही मिल गया हमें, दूसरे का है ये। दूसरा, अभिगम नियंत्रित करने में डाटा संग्रहकर्ता का दायित्व, कि ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये मामला किसका? नहीं। अभी तीसरा देखिए, व्यक्तियों के संबंध में डाटा संग्रहण और प्रयोग, ये हम कहेंगे कि हाँ, ये किसके बारे में हो जाएगा कि भाई ये निजता को लेकर बात करेगा। किसको लेकर बात करेगा? ये निजता को लेकर बात करेगा। किसकी जिम्मेदारी है? कि भाई लोगों के संबंध में जो डाटा इकट्ठा किया गया उसका प्रयोग। ये प्राइवेसी को लेकर हो जाएगा मामला, कोई मुश्किल आएगी नहीं इस बात को ध्यान रखने में। संपदा, संपदा को लेकर समझ लीजिए। संपदा अगला, डाटा स्वामित्व और सॉफ्टवेयर प्रयोग के अधिकार। ये किसका अधिकार है? ये उसी की वेल्थ है भाई, जिसने, इसलिए तो आप देखते होंगे ना कि कॉपीराइट है या इस पे हमारा पेटेंट है, वो सब क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार की ही तो बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तो बात कर रहा है वो। समझे यहां तक बात? एक्सेसिबिलिटी, अभिगम्यता, अब एक ही बच गया, अभिगम नियंत्रित करने में डाटा संग्रहकर्ता का दायित्व। ठीक, तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया।
एक ही विकल्प में यदि आप देखेंगे तो डी का 3 आपको एक में ही दिखेगा, ए का 4 आपको कहीं दिख रहा है सॉरी, ए का 3 आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ए का 3 आपको कहां दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो 2 विकल्प हटे आपके ये। फिर परिशुद्धता बी का 1 आपको दोनों में दिख रहा है, इसमें भी है, बी का तो 1 तो 3 में दिया गया है, ठीक। तो हालांकि ये दोनों तो हम हटा चुके हैं, हमारे तो फाइट किस में है, ए और डी में बची हुई है। अब हमें यानी कि इसके तीसरे विकल्प तो जाना पड़ेगा। सी का 4 है और डी का 2 है। सी का 4, यहां हम बाजी जीत गए, इसमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया, तो सही जवाब हमारा क्या हो गया, ए हो गया। सही जवाब क्या हो गया, ए हो गया। बात समझ आ गई। जब आप परीक्षा में जाएं तो परीक्षा में जाके थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा कि एक विकल्प आपको सही पता चल गया, जो हमने एलिमिनेशन वाले मेथड को लेकर बात की थी, उस पर काम कीजिएगा, थोड़ा सा अभ्यास अधिक करना है। हम अगला प्रश्न देख सकते हैं। नीचे 2 कथन है, कहता है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। रैम के अधिकांश रूपों की अंतर्वस्तु लोपशील है, यानी वो खत्म हो जाती है, अतः वे दीर्घकालिक डाटा भंडारण के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। बात समझ आती है। दूसरा कथन, रैम और प्रोसेसर रजिस्टरों की तुलना में हार्ड डिस्क की डाटा तक पहुंच अधिक तीव्र है। किसकी स्पीड की बात कर दी इसने, स्पीड को लेकर तो हम पढ़ के आए, सीपीयू कैशे कहिए, रजिस्टर्स कहिए, उनकी अधिक है, तो ये गलत हो गया, पहले वाला सही हो गया, है ना। जब आप डाटा को सेव करके रखते हैं हार्ड डिस्क में, कोई दिक्कत आती है तो आप देखेंगे कि जो डाटा आपने हार्ड डिस्क में रखा है एक बार को वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रैम में जितनी चीजें हैं उसमें अधिकांश में आप देखेंगे जितना भी मटेरियल है वो कैसा है, वो उसकी अंतर्वस्तु आप कह सकते हैं लोपशील कह रहा है, हाँ है। बात समझ आ गई। तो अधिक लंबे समय के लिए यदि आपको कोई डाटा सेव करके रखना है तो रैम उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डाटा स्टोर के लिए, जो आप तो अलग से भी टेराबाइट मिल जाती है, उनका प्रयोग करते हैं। आपने प्रयोग किया होगा तो आप अलग से यूएसबी लाते होंगे, आपने उसका प्रयोग किया होगा, ठीक, पेन ड्राइव बोलते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, सी। बिंदु स्पष्ट। अगला प्रश्न देख सकते हैं। कंप्यूटर आरंभिक मेनफ्रेम से विकसित होते हुए आज उच्च परिकलन शक्ति वाले छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। कंप्यूटर के भौतिक आकार को घटाने में निम्नलिखित में से किस आविष्कार का योगदान है? वो आईसी है भाई, है ना। जब आप देखेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, आप जिस भी स्रोत से पढ़ रहे होंगे उसमें कम से कम ये 5th जनरेशन तक के बारे में जानकारी दी गई होगी। अभी तो आप देखते हैं 10th 11th 9th जनरेशन इजीली चल रही है, लेकिन आपको 5 तक वहां पे 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको वैक्यूम ट्यूब के बारे में, बस वो शुरुआती जो पहली दूसरी पीढ़ी है उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो जैसे जैसे आता गया, कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया, कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया। तो उसमें सबसे किसका हम कहेंगे किसी आविष्कार का योगदान है? एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईसी ध्यान रख लेंगे। बहुत सारी चीजों में आपको देखने को मिलती होगी कि भाई इसकी आईसी फूक गई है, तो किसका योगदान कंप्यूटर के आकार को कम करने में है? आईसी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को लेकर है कि मोटे तौर पर कार्य हैं? ओएस के काम को लेकर हमसे पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या हैं वो हमसे प्रश्न पूछा है। फाइलों और फोल्डरों को संभालना कहेंगे, ठीक है। दूसरा, उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में अंतरण, नहीं। लैंग्वेज का जो काम है ना, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में अगर करना होगा तो ये काम कंपाइलर का है। किसका है यह कार्य? यह कार्य कंपाइलर का है, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। जैसे ही हमने दूसरा हटाया तो इन 2 विकल्प में दूसरा है, ये दोनों विकल्प हट गए हमारे, ठीक है। तीसरा, प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस, आप कहेंगे हाँ, यूजर और हार्डवेयर के मध्य इंटरेक्शन इंटरफेस है, ठीक है।
चौथा, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना, ये भी ओएस का काम है। तो बस दूसरा हटा दीजिए, पहला, तीसरा और चौथा सही है। सही विकल्प हमारा ए हो जाएगा। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न, दो कथन दिए गए हैं। एक दिया है आपको दशमलव संख्या 19 की बाइनरी दी गई है, ये है। दूसरा कथन कहता है बाइनरी ऐड करके, ये है। हाँ, बाइनरी ऐड करने वाला यहां सीख लीजिएगा। हालांकि हम पहले डेसिमल वैल्यू दी गई है 19, उसकी बाइनरी आपसे पूछा है, उसको सोल्व कर लेंगे, फिर दोनों बाइनरी को ऐड करके देख लेंगे। तो पहले हम वही पारंपरिक तरीके से निकालते हैं। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 × 18, 1 बच गया। 2 चौक 8, 1 बच गया। 2 दूनी 4, 0 कुछ नहीं बचा। फिर 2 एकम 2, 0। इधर से इधर लिखेंगे, क्या आ जाएगा? नीचे से 1 0 0 1 1, ये आएगी 19 डेसिमल की बाइनरी वैल्यू। क्या आएगी? 1 0 0 1 1। क्या आनी चाहिए? 1 0 1 0 1 दिया, यानी कि तो गलत हो गया। जबकि बाइनरी वैल्यू हम क्या कहेंगे? ये आएगी। ठीक है, इसको आपको यदि क्रॉस चेक भी करना हो कि भाई ये सही है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? जो शॉर्ट ट्रिक वाले हमने बात की थी, 1 0 1 1, ये है ना, देखो बाइनरी वैल्यू 1 0 0 1 1, ये है। तो आप क्या करेंगे? ऑपोजिट से लिखना शुरू करेंगे। 1 दुगना कर देंगे 2 4 8 16। ठीक है, जिनके नीचे 0 है उनको छोड़ देंगे, बाकी को आप ऐड कर लीजिए। तो बाकी को ऐड करेंगे, 16 + 2 + 1 कितना आया? 19। यानी कि इस बाइनरी वैल्यू की डेसिमल वैल्यू क्या है? 19 है। ठीक है, या जो पारंपरिक तरीका है उससे देख लीजिए। 1 0 0 1 1, क्या करेंगे? 1 × 2 की पावर 0, फिर 1 × 2 की पावर 1, 0 × 2 की पावर 2, फिर 0 × 2 की पावर 3, फिर 1 × 2 की पावर 4। ठीक है, अब यहां देखिए 0 है, ये 1 रह जाएगा, ये हमने बात सीखी। ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या है? 0, ये क्या है? 0, ये कितना आएगा? 2 की पावर 4 16। तो ये 0 है, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 19। बात तो सही है यहां तक भी। चलिए, यानी कि पहले वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने दिया है इस डेसिमल की ये बाइनरी है, जबकि हमने निकाला क्या आएगी? 1 0 0 1 1। तो गलत दिया हुआ है, तो वो कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, यहां बाइनरी एडिशन समझिएगा थोड़ा सा। आपको दिया है 1 0 1 1 और उसमें बाइनरी ऐड करनी है 1 1 0 1 1 0। बाइनरी ऐड करते समय एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जैसे 0 और 1 दिया गया है तब तो कोई दिक्कत आती नहीं है। यानी कि हमें दिया गया हो 0 + 1 तो क्या होगा? 1 होगा, या 1 + 0 दिया गया होगा तो 1 होगा, है ना। दिक्कत बस आएगी यदि 1 + 1 आ जाए। यदि 1 + 1 आ जाए तब क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे 0, लेकिन एक जो है आगे चला जाएगा, कहां? कैरी में। एक कहां चला जाएगा? आगे कैरी में चला जाएगा। यहां समझ लीजिए, करके देखते हैं। ये 1 और 0 दिया गया तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां 1 और 1 है, जैसा हम यहां कह रहे हैं, तो 1 और 1 में हम लिखेंगे क्या? 0, लेकिन एक को कहां ले जाएंगे? आगे कैरी में, हासिल में ले जाएंगे। फिर 1 0 1 हो गया, फिर 1 है, तो फिर 1 और 1 बचा तो लिखेंगे क्या? 0, और 1 को कहां ले जाएंगे? कैरी में। फिर 1 और 1 हो गया तो लिखेंगे क्या? 0, और 1 को कहां ले जाएंगे? आगे कैरी में। तो यदि ये बाइनरी ऐड की जाएंगी दोनों तो आएगा 1 0 0 0 1। हमें क्या दिया है? 1 0 1 0 1, अर्थात ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी गलत है। तो ये तो दोनों कथन गलत दिए गए हैं हमें। समझ आया होगा? 19 डेसिमल वैल्यू है, उसकी बाइनरी कैसे निकालेंगे वो समझ आ गया। उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, बाइनरी से डेसिमल कैसे करेंगे वो भी आपको आ गया। बाइनरी ऐड कैसे करेंगे वो भी आपको आ गया होगा कि बाइनरी ऐड कैसे करते हैं। कोई मुश्किल इस बात को समझने में नहीं आएगी। तो इसका क्या हुआ? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो सही विकल्प हो गया हमारा बी, कि दोनों कथन गलत है। चलिए
आज का एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, कुमारी अनीता एक नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए उत्तेजित है। यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, ओपन सोर्स है, परंतु वह स्रोत कूट को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती। अनीता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर रही है? मैंने आपसे बताया कि दो चीजें होती हैं। एक में क्या होता है, आप कूट में परिवर्तन कर पाते हैं, उसमें संशोधन कर पाते हैं, जो ओपन सोर्स में मैंने अभी कुछ देर पहले हम एक प्रश्न को लेकर समझ रहे थे। एक में क्या होता है, जैसे इसने कहा कि वो उसमें संशोधित अथवा उसके कूट को, उसके कोड को परिवर्तित नहीं कर सकती, तो वो किसका प्रयोग कर रही हैं ये पूछा है। यदि परिवर्तित कर पाती तो कंप्लीटली क्या होता, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता। अब इसने कहा है कि वो परिवर्तित नहीं कर पा रही, वो क्या है? विकल्प है फ्रीवेयर, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर। अब ये क्या है, जैसे ये फ्रीवेयर है तो ये फ्री धन जमा सॉफ्टवेयर, फ्री प्लस सॉफ्टवेयर, इसका छोटा रूप क्या कर दिया इन्होंने, फ्रीवेयर कर, फ्रीमियम कर दिया, फ्रीवेयर कर दिया। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये सॉफ्टवेयर आपके पास में निशुल्क उपलब्ध है, इनको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना, कोई शुल्क आपको नहीं देना, लेकिन आप उसके कोट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, एक टर्म्स है फ्रीमियम, इसको यही समझ लीजिए, एक टर्म है फ्रीमियम, ऐसे लिखिए प्रीमियम। अब ये क्या है, इसका मतलब है फ्री धन जमा प्रीमियम, प्रीमियम। अब फ्री का मतलब क्या होता है, सारी सुविधाएं निशुल्क हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। तो फ्रीमियम मॉडल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको सामान्य सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं, लेकिन यदि आपको अधिक उन्नत सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए कुछ शुल्क आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये तब आया जब ये मॉडल जो फ्री मॉडल था ना, वो फ्री मॉडल पे प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि कहीं ये विफल तो नहीं है, कि सारी चीजें निशुल्क हैं लोगों के लिए लेकिन लोग उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। जैसे आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लेकर देखिए, भारत में निशुल्क हैं, कोई शुल्क उसका नहीं है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। तब आया फ्रीमियम मॉडल, मतलब कि भाई आप सामान्य सुविधाएं आपको निशुल्क मिल रही हैं। जनरली जो हमारे फोन में एप्लीकेशन है या हम गूगल प्ले से, स्टोर से कुछ डाउनलोड कर लेते हैं गेम, आप उसमें देखेंगे कि जनरली गेम में सामान्य सुविधाएं निशुल्क हैं। यदि आपको अधिक उन्नत सुविधाएं चाहिए तो आपको कुछ पे करना होता है, फिर पैसा आ गया, तो वो सब फ्रीमियम मॉडल पे बेस्ड है। ठीक, ऐसे अब यहां आ जाइए, ये फ्रीमियम तो मैंने आप समझा दिया आपको, इससे रिलेटेड था। तो इसमें क्या है, यदि कुमारी अनीता उसमें संशोधित नहीं कर पा रही, उसके स्रोत कूट को वो संशोधित नहीं कर पा रही, तो वो क्या है, वो फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर है। कर पाती तो टोटली ओपन सोर्स था। फर्मवेयर की हमने बात की कि भाई वो उसका एक किट आप कह लीजिए वहां तक पहुंचाने के लिए, फर्म से समझ जाइए, फर्म सॉफ्टवेयर कर दीजिए। लाइव सॉफ्टवेयर, लाइववेयर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइव है, इस लाइव से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, यानी कि ये कंप्यूटर उपयोगकर्ता को सूचित करता है, लाइव जानकारी। कोई मुश्किल इस बात को समझने में? तो कुमारी अनीता एक नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए उत्तेजित है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, लेकिन स्रोत कूट को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती। तो अनीता किसका प्रयोग कर रही है? अनीता फ्रीवेयर का प्रयोग कर रही है। अनीता किसका प्रयोग कर रही है? अनीता फ्रीवेयर का प्रयोग कर रही है। बिंदु स्पष्ट है, बात समझ में आई होगी, कोई मुश्किल यहां तक में नहीं होगा। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी एडिशन अभी के समय में बहुत अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, प्रयास कीजिए, इतना अधिक कर ले आप अभ्यास कि कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट कर पाए एग्जाम में। 20, 30, 50 प्रश्नों का आपने अभ्यास किया तो ठीक हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, उस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और यदि आपको लगे कि हम उत्तर कैसे चेक करेंगे तो गूगल पे जाइएगा। यदि आप डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं तो गूगल पे लिख दीजिएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर।
वो आ जाएगा। आपने अपना प्रश्न हल कर लिया, फिर उसमें डाल दीजिएगा डेसिमल वैल्यू, आपको कन्वर्ट करके बाइनरी वैल्यू वो दिखा देगा। ठीक ऐसा ही यदि आप बाइनरी से डेसिमल निकाल रहे होंगे तो लिख दीजिएगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर। यदि आप बाइनरी ऐड कर रहे होंगे तो बाइनरी कैलकुलेटर, बाइनरी एडिशन करके लिख दीजिएगा। आपका उत्तर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। कुल मिलाकर अभ्यास कर लीजिएगा उसका ठीक ठाक। ठीक है, बिंदु स्पष्ट है। उम्मीद की जाए कि आज के प्रश्न रोचक रहे होंगे, कुछ नया आपने हर प्रश्न के साथ में सीखा होगा। प्रश्न मुश्किल तो नहीं लगे होंगे, यदि आपने ठीक से अभ्यास किया है, रिवीजन किया है तो प्रश्न मुश्किल नहीं लगे होंगे। बस थोड़ा सा होता है कि हाँ, एग्जाम हॉल में जाके थोड़ा सा प्रेशर तो महसूस होता ही है। तो अभ्यास करेंगे तो उससे वही जो अंत में आप परीक्षा भवन में बैठकर जो थोड़ा सा तनाव लेते हैं वो हम दूर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें भी ऐसा ही करेंगे कि जैसे हमने संचार में किया था कि हमने लगभग 100 प्रश्न या 100 से कुछ अधिक प्रश्न देखे होंगे, तो ऐसा ही हम आईसीटी में भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में आईसीटी के कुछ अलग नए प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।